क्या वालिद साहब को इस तरह का रवैया रखने पर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है? अगर आपने इमीडिएट रिलीफ लेनी है तो आप नेशनल हेल्पलाइन पे कॉल करें 1099। वसीयत लिखवाने का क्या तरीका? आपको अपने गार्डियंस का पता होना चाहिए। मेक श्योर यू साइन योर विल। किसी तरह ये इंश्योर किया जा सकता है कि वो भाई उस शहर में ही ना रहे जहां पर ये लोग रहते हैं। She would have to personally go to the police station or the special magistrate to get a restraining order against her brother. Hopefully she'll get the relief that she wants. अस्सलाम वालेकुम। मुझे और रमला बेग को कम्युनिटी गपशप में हमारे नए सेट पर ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फाइनली मेरी सुनी गई। मैं चाहता था एक टेबल होनी चाहिए मेरे सामने, इसलिए नहीं कि मैंने कागज़ रखने होते हैं, लेकिन बड़े एंकर की ये पहचान है कि उसका पेट भी बड़ा होता है, तो वो इससे छुप जाता है। रमला सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। प्रॉब्लम ये मेरा दिल ही नहीं करता कि कैमरा मेरे से हटे। तो खैर, अब सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल पूछा है कि एक सवाल पूछने वालों की एक खातून दोस्त हैं जो कि अर्ली 20s में हैं। उनके वालिद साहब उनके साथ वायलेंस और बुरा रवैया रखते हैं और उनके 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या मेरी दोस्त को प्रोटेक्शन मिल सकती है, मेंटली भी, फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी। दूसरा उनका सवाल ये है कि उनके पास जो सारे प्रूफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, वो कहाँ पर शेयर कर सकती हैं वो, और उनको किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि क्या वालिद साहब को इस तरह का रवैया रखने पर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है? जी डेफिनेटली काफ़ी प्रोटेक्शंस हैं। अगर आपने इमीडिएट रिलीफ लेनी है तो आप नेशनल हेल्पलाइन पे कॉल करें 1099। अगर आप पंजाब में हैं तो यू कैन कॉल ऑन 1043। यू कैन डाउनलोड द सेफ सिटीज़ वुमेंस ऐप। उसके अलावा अगर तो पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016 में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। आप फैमिली कोर्ट जाएं, वहाँ पे आप मॉनिटरी ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर जो भी आपने अपने लिए पास करवाना है, आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकती हैं। It will get your father evicted, it will shift you, transfer you to a shelter home. उसके अलावा जी बिल्कुल 2 साल की सज़ा है for 354 which is assault and criminal force। लेकिन उसके अलावा भी there are other offences जिसके अंडर ये फॉल करते हैं। आई बिलीव उन्होंने उनको रेप के और उनको मारने के थ्रेट्स भी किए हैं जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है, तो इनकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बन सकती है। अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास ये आया है कि अगर एक शख्स जिसकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है वो एक 40 साल से पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने लगा है और जिसमें उसको हिस्से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिन हजरात में उनकी उम्र भी 60 साल से ऊपर है, तो इसमें पेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? क्योंकि एजेंट उनको ये बता रहा है कि पूरी जो अमाउंट है उस प्रॉपर्टी की वो सेल डीड के ऊपर नहीं लिखी जाएगी। जी, इस पे कोई कैपिटल गेन्स टैक्स तो नहीं होगा सिंस प्रॉपर्टी की ओनरशिप 4 साल से ज़्यादा है। आई वुड रिकमेंड कि आप फुल अमाउंट अपनी सेल डीड में मेंशन करें, बिकॉज कोई भी कैश या कोई भी ऐसी पेमेंट ओवर एंड अबव द अमाउंट दैट यू पुट इन द सेल डीड, उस पर वो अंडर आता है इनकम फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सोर्सेज एंड उस पर एक अलग टैक्स लगता है। तो माई रिकमेंडेशन वुड बी कि एक तो पहली बात ये कि आप कोई भी आप बैंक के थ्रू पेमेंट लें, पे ऑर्डर के थ्रू, लेकिन आप पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो मेंशन करें सेल डीड में। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये भी तो मसला होता है ना कि बायर ने ज़रूर ये कहा होगा कि सिर्फ डीसी वैल्यू लिखो सेल्स डीड के ऊपर ताकि उसका मैं बैंक पे ऑर्डर दूँ और बाकी मैं कैश दे दूँ, क्योंकि बायर भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये डील या अमूमन डील्स कैंसिल हो जाती हैं इस बात पे। अगर जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो ये कहे कि मुझे सारे के सारे पैसे ड्राफ्ट पे चाहिए, पे ऑर्डर में चाहिए, तो ज़्यादातर बायर्स तो दे ही नहीं सकते, तो वो डील्स भी नहीं तय पाती। तो ये बहरहाल एक बहुत अलमिया है। For his own protection, I think he should put the entire amount and through bank। और मसला तो बहरहाल ये प्रोसीजरल है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में डीसी वैल्यू मार्केट वैल्यू से इतनी कम है और उसको कम रखा ही इसलिए जाता है कि लोग बहरहाल ब्लैक मनी का फ्लो रहे, बहरहाल लोग सेल परचेज़ करते रहें ताकि ये जो प्रॉपर्टी का बबल है ये क्रैश ना कर जाए, क्योंकि बहरहाल हमने स्पेकुलेट की हुई है, इतनी प्राइस बनती नहीं है जितनी प्रॉपर्टी की है, और अगर ब्लैक मनी का रास्ता रोक दिया जाए तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो ये सारे जो लूप होल्स हैं ये सरकार ने ख़ुद छोड़े हुए हैं और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। खैर, तीसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि
विल प्रिपेयर करने का क्या तरीका है, यानी कि वसीयत लिखवाने का क्या तरीका है? जी, एक विल बनाने के लिए तो यू नीड टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर, एंड आपको टाइप ऑफ विल पता होनी चाहिए, वेदर इट्स अनप्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड, डिस्क्रेशनरी। उसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि आपके एसेट्स कौन से, यू नीड टू गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, फाइनलाइज योर बेनिफिशरीज, योर एग्जीक्यूटर्स। आपको अपने गार्डियंस का पता होना चाहिए, मेक श्योर यू साइन योर विल एंड देन यू गेट योर विल रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार। पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंडर। अच्छा, क्योंकि मैं अपनी विल एक बनाना चाह रहा हूँ और वो ये है कि मैं बायोग्राफी लिख रहा हूँ अपनी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद वो पब्लिश हो, क्योंकि अगर उससे पहले पब्लिश हो गई तो जितने लोग मुझे जानते हैं जिन पे एक एक चैप्टर है पूरा, वो बहुत मारेंगे मुझे। हाँ, ये मुमकिन है, आप इसको विल में डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब चौथा सवाल ये है कि अगर एक शख्स फौत हो जाए और उसका उसकी कोई मेल औलाद ना हो, तो क्या इस केस में जो उसकी इनहेरिटेंस है वो बच्चियों, उसकी बेटियों के बजाय भाइयों को चली जाएगी? जी, मेरा मुस्लिम डाइस तो सबसे पहले आपके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो निकाले जाते हैं, डेट्स निकाले जाते हैं। अगर कोई विल होती है तो उसकी एग्जीक्यूशन होती है। जो रिमेनिंग एस्टेट है उसमें से द विडो विल गेट 1/8 एंड इफ देयर इज वन डॉटर शी विल गेट हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द पोर्शन दैट्स लेफ्ट, एंड इफ देयर इज मोर देन वन डॉटर देन ऑल ऑफ देम विल शेयर 2/3। एंड देन उसके बाद ये भाइयों की बात करें, अगर तो भाई एक है तो ही विल गेट 1/6 of the remaining share, और अगर उनके अलावा भी कोई और भाई हैं, more than one brother, then all of them will share 2/3। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि विल पहले एग्जीक्यूट होती है, यानी कि अगर कोई शख्स मरने से पहले ये कह दे, विल कर दे कि मेरी जो जायदाद है वो मेरी बेटियों को मिले और भाई को ना मिले, तो फिर उस केस में जी वो 1/3 कर सकता है विल के थ्रू अपनी बेटियों को ट्रांसफ़र। जो रिमेनिंग एस्टेट होगा वो शरिया लॉ के तहत ही होगा। हाँ, अगर वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो ही कैन एग्जीक्यूट अ गिफ्ट डीड, उसको हिबानामा कहते हैं। तो अपनी लाइफ टाइम में ये कर लो एंड देन होपफुली यू वोंट फेस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक है, ज़िंदगी में कर देना उस केस में बेहतर है। बिल्कुल ठीक। हमारा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि एक ख़ातून ये पूछ रही हैं कि उनको अपने भाई से प्रोटेक्शन चाहिए, और सवाल पहला तो ये है कि क्या वो बग़ैर थाने जाए डिस्क्रीटली रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकती हैं भाई के ख़िलाफ़। उन्होंने मज़ीद डिटेल ये दी है कि उनके जो वालिद साहब हैं वो ऑलरेडी आग कर चुके हैं भाई को, और जायदाद का इतना प्रॉब्लम नहीं है, जायदाद उनकी कोई इतनी है ही नहीं। असल मसला ये है कि ये नहीं चाहती कि जिस विसिनिटी में ये रहती हैं वहाँ पे भी भाई का कोई अमल दखल हो, बल्कि ये तो इस हद तक जा रही हैं कि किसी तरह ये इंश्योर किया जा सकता है कि वो भाई उस शहर में ही ना रहे जहाँ पर ये लोग रहते हैं। जी, डिस्क्रीटली तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। शी वुड हैव टू पर्सनली गो टू द पुलिस स्टेशन और द स्पेशल मैजिस्ट्रेट टू गेट अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर अगेंस्ट हर ब्रदर, और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी इनका ये 3 साल तक का होगा। हाउएवर उनको और भी बड़ी प्रोटेक्शंस हैं। देयर इज अ सिंध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 11 भी है उसमें, और सेक्शन 8 अंडर पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट, उसमें प्रोसीजर पूरा ले डाउन किया गया है टू गेट सम फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन। होपफुली शी विल गेट द रिलीफ दैट शी वांट्स। लेकिन उनको किसी न किसी के पास, पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लिखते रहिए, आपके सवालों को हम अगले एपिसोड में शामिल करेंगे, और अगर आपको लगे कि इस शो से किसी की थोड़ी सी भी मदद हो सकती है तो शेयर करना ना भूलिए। अगले हफ्ते मिलते हैं।